हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में एक्सरसाइज 25.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है बिंदुओं P तथा Q, ये देखिए दो बिंदु दिए गए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः और दूसरा क्या दिया है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे बगल में फिगर भी बना लेता हूँ ताकि इसे हम लोग अच्छे से समझ सके। एक्स अक्ष ये वाई अक्ष हो गया और ये आपका जेड अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स हो गया, यह वाई हो गया और यह जेड हो गया। यहाँ पे देखिए एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है Q है। ठीक है, जिनका पोजीशन वेक्टर हमारे पास दिया है, जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ये वेक्टर OP है, यह वेक्टर OQ है। अच्छा, इसका क्या है आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, और Q के लिए क्या है स्थिति सदिश उसका माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, इसको एक बिंदु R जो है, एक बिंदु R जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु R का स्थिति सदिश हमें निकालना है, पोजीशन वेक्टर इसका निकालना है। ठीक है, तो पहले अंतर विभाजन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं वेक्टर OP बराबर में आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, वेक्टर OQ बराबर में माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, और अनुपात दिया है ना 2:1। तो हम लोग पहले किसकी बात करें, अंतः विभाजन के लिए ना, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए। ठीक है, अंतः विभाजन के लिए पहले हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अंतः विभाजन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर OR बराबर में क्या हो जाएगा m वेक्टर OQ, फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ वेक्टर A वेक्टर B मानते थे हम लोग, वही ले रहे हैं, OQ और OP ही ले लेते हैं, प्लस का n वेक्टर OP और बटा में m प्लस n। चलिए देखते हैं m का मान क्या है 2, OQ वेक्टर OQ कितना है माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप, प्लस n का वैल्यू कितना है 1 है, और वेक्टर OP का आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप और बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। ऊपर हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, और यहाँ आ जाएगा आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप और बटा में आपका 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का k कैप और बाई में 3, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर OR बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का 4/3j कैप और प्लस का 1/3 k कैप, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब दूसरा कह रहा है बाह्य विभाजन, तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए अलग से एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, समझ लोगे उससे भी। चलिए बाह्य विभाजन के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका x अक्ष, y अक्ष और यहाँ पर मैं z अक्ष ले लेता हूँ, दर्शा देते हैं इसको, ठीक रहेगा। यहाँ पे x हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यहाँ z हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक बिंदु P है और दूसरी बिंदु क्या है Q है। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु R 2:1 के अनुपात में, 2:1 का मतलब समझ, मतलब हुआ कि 2 भाग P से उसकी दूरी होगी उस बिंदु की और Q से उसकी 1 भाग दूरी होगी। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम बिंदु R ले लेते हैं, तो देखो यहां से यहां तक 2 भाग और यहां से यहां तक 1 भाग, यानी 2:1 उस तरह से हम लोग लेंगे बाह्य विभाजन के लिए। समझ रहे ना बात को। चलिए तो इसको मिला देते हैं कि P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, R का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इनके मानों को यहाँ पे रख देते हैं। क्या क्या था जी इसका, आपका P का क्या था आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप, और Q के लिए क्या था माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप। हमें OR वेक्टर निकालना, तो क्या हो जाएगा m वेक्टर O
क्यू माइनस एन वेक्टर ओ पी बटा में एम माइनस एन, यानी कि हो जाएगा एम का मान है 2 और आपका वेक्टर ओ क्यू की बात करें तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप और माइनस एन की जगह 1 और ओपी वेक्टर जो है वो होगा आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप और बाई में आपका m माइनस n, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप और नीचे आपका 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ओआर बराबर में आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा देखो सॉल्व करके, यहाँ पे माइनस का 3i कैप और 2j कैप कट जाएगा और ये प्लस का 3k कैप हो जाएगा। यही ना निकालना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए जो बिंदुओं P तथा Q, देखो दोनों का स्थिति सदिश यहाँ दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बहिर्विभाजित करता है, बाह्य रूप से विभाजित करता है। और यह भी दिखाना है कि बिंदु P जो है रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। चलिए इसको देखते हैं साबित करके। उसके लिए मैं पहले फिगर बना देता हूँ, एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष और यह जेड अक्ष, ठीक है, 3 अक्ष हो जाएंगे। ठीक, यह आपका एक्स, यह होगा वाई और यह होगा आपका जेड। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक बिंदु P ले लेता हूं और दूसरा बिंदु Q ले लेता हूं। दोनों का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। चलिए दोनों का पोजीशन वेक्टर भी हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर दर्शा देते हैं। ठीक है, यह क्या है 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर और Q के लिए a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। एक ऐसा बिंदु R है जो इस रेखाखंड को PQ को कितना भाग 1:2 में, यानी कि P से उस बिंदु की दूरी 1 भाग होगी और Q की दूरी 2 भाग हो जाएगी। ऐसा मतलब 2 हिस्सा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर R में लेता हूं तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 भाग, ये कहलाएगा 1:2 में बाह्य रूप से विभाजित करना। यानी यहाँ R बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को वह 2 कितना भाग में, तो 1:2 के अनुपात में काट रहा है। तो हमें इसी R का स्थिति सदिश निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा वेक्टर OP बराबर में 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, वेक्टर OQ बराबर में a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। अच्छा, हमें क्या करना है, वेक्टर OR निकालना है। अनुपात दिया है 1:2, तो वेक्टर OR बराबर में हो जाएगा m वेक्टर OQ माइनस का n वेक्टर OP, बाह्य विभाजन की बात हो रही है, बाई में m माइनस m के जगह 1, OQ के जगह वेक्टर a माइनस का 3 वेक्टर b और माइनस n के जगह पर 2 और यहाँ पर देगा 2 वेक्टर a प्लस में वेक्टर b और बटा में 1 माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर a माइनस का 3 वेक्टर b माइनस का 4 वेक्टर a माइनस का 2 वेक्टर b और बटा में नीचे माइनस 1। यहाँ से वेक्टर OR बराबर में आ जाएगा, देखो घटाएंगे तो माइनस का 3a वेक्टर और माइनस का 5b वेक्टर और बाई में माइनस 1, यानी कि वेक्टर OR बराबर फाइनली माइनस से इंटू कर दो, ऊपर चाहे माइनस कॉमन करके काट दो, 3a वेक्टर और प्लस में 5b वेक्टर। ये आ गया वेक्टर OR का वैल्यू। हमें दिखाना है कि ये जो P है ना RQ का मध्य बिंदु है। तो चलिए वेक्टर RQ का मध्य बिंदु है, ये हमें दिखाना है। तो अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें P जो है RQ का मध्य बिंदु है तो कई तरीके से हो सकता है। एक तो ये अनुपात से ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 1 भाग है और यहाँ से यहाँ 2 भाग है, यानी कि ये मध्य बिंदु हो ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। PR और QR का अनुपात 1/2 है, यानी कि ये जो आपका PR है हाफ है ना QR का या RQ का, तो हाफ है तो नहीं हो गया कि ये P मध्य बिंदु है, तो वो तो दूसरा तरीका। या हम वेक्टर से कैसे दर्शाएंगे, समझ गए ना। हम लोग अगर मान लो वेक्टर से निकालना हो तो कैसे दर्शाएं, तो हम लोग जानते हैं अगर मध्य बिंदु होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा, वेक्टर बिंदु P का पोजीशन वेक्टर इन दोनों के पोजीशन वेक्टर के योग का आधा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम वेक्टर OR और प्लस में वेक्टर OQ का हाफ ले तो वेक्टर OP के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं योग अगर आधा हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए योग का आधा उसके बराबर हो जाएगा तो चलिए
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस में 5 वेक्टर बी। अच्छा क्यू के लिए ए वेक्टर माइनस का 3 वेक्टर बी और बटा में 2। ऊपर देखो क्या आ जाएगा 4 वेक्टर ए प्लस में 2 वेक्टर बी बटा में 2। ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और बाई में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ गया फाइनली 2 वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी। ये वेक्टर ओपी के बराबर हो रहा है ना जी, हो रहा है ना, इसलिए पी आर क्यू का मध्य बिंदु है। इसलिए पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। ऐसे भी हम लोग दर्शा, कई तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल कर हम लोग दर्शा सकते थे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत लेंदी हो जाता है, ये सिंपल तरीका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रमशः 3 बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश है। बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है और क्यू है ना, क्यू जो है बीसी को 3:2 में बहिर्विभाजित करता है। तो हमें यह दिखाना है। तो अगर हम लोग बिंदु पी और क्यू का पहले स्थिति सदिश निकालें तो यह हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपके पास दिया है कि बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश किस तरह वेक्टर ओ ए बराबर में वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर में वेक्टर बी और वेक्टर ओ सी बराबर में वेक्टर सी, ये दिया हुआ है। चूंकि बिंदु पी ए बी को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अगर मैं वेक्टर ओपी की बात करूंगा तो वह हो जाएगा m इंटू में b का पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू में a का पोजीशन वेक्टर और बटा में m प्लस n, नहीं ना हो जाएगा। m की जगह 2 है और वेक्टर OB की जगह पे है वेक्टर b और n के जगह पे क्या है आपका, n के जगह पे 1 है ना, और वेक्टर OA की जगह है वेक्टर a और बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। यानी कि यहां से फाइनली वेक्टर OP बराबर में हो जाएगा 2 वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए और बाई में 3। ठीक है, समझ गए ना। चलिए चूंकि बिंदु क्यू बीसी को 3:2 के अनुपात में बहिर्विभाजित करता है। बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो यहां से वेक्टर ओ क्यू बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा m की जगह 3 वेक्टर, अच्छा फॉर्मूला लिख दें क्या, तो छोड़ो ना बिना फॉर्मूले का, अब तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। c का स्थिति सदिश माइनस n इंटू में आपके दूसरा बिंदु जो b था, b का स्थिति सदिश और बटा में a माइनस b, यानी कि वेक्टर ओ क्यू बराबर में आ जाएगा 3 वेक्टर c और माइनस का 2 वेक्टर b। नीचे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं 3 pq वेक्टर का मान बताना है, तो 3 वेक्टर pq की बात करेंगे तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर में से, यानी क्यू के स्थिति सदिश में से p का स्थिति सदिश घटा देंगे। 3 ब्रैकेट के अंदर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू की बात करें तो वह 3 वेक्टर c और माइनस का 2 वेक्टर b होगा, माइनस वेक्टर ओपी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 वेक्टर b प्लस का वेक्टर a बटा में 3। अब अंदर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर ये 3 बाहर रहेगा, अंदर एलसीएम होगा 3, इसमें जाके गुना करेगा 9 वेक्टर c माइनस में 6 वेक्टर b माइनस का 2 वेक्टर b और ये माइनस प्लस माइनस का वेक्टर a। ठीक है, माइनस का वेक्टर a, तो ये और ये कट जाएगा ना आपका। तो इसे सॉल्व कर दो, यहाँ से 3 वेक्टर pq बराबर में हो जाएगा माइनस का वेक्टर a माइनस का 8 वेक्टर b
और प्लस का 9 वेक्टर सी। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिखाइए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समानांतर और आधी होती है। मध्य बिंदु सूत्र में हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वेक्टर से बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के, शीर्ष ऐसे में रहेगा, शीर्षों के स्थिति सदिश के स्थिति सदिश, शीर्षों के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया है। ए बी सी त्रिभुज हो गया और इसके स्थिति सदिश यहाँ पे इसका वेक्टर ए दिया है, इसका वेक्टर बी दिया है और इसे वेक्टर सी दिया है। मान लेते हैं, मान डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। तो इन्हें कह रहा है त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की समांतर और आधी होती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये डी जो है ना, डी वेक्टर, ये समांतर हो जाएगा आपके बीसी के, तथा यह डी वेक्टर डी जो होगा ना, आधा हो जाएगा आपके बीसी के। ठीक है, बीसी का आधा हो जाएगा। चलिए इसको साबित करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं यहां पे बात करूं डी के स्थिति सदिश की, डी के स्थिति सदिश की, डी का स्थिति सदिश क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ के बी के पोजीशन वेक्टर है ना, बी के पोजीशन वेक्टर और ए के पोजीशन वेक्टर का हाफ है ना, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बाई 2। क्यों इसका हाफ इसका पोजीशन वेक्टर होगा? क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना डी ए बी का, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, ई का स्थिति सदिश क्या होगा? ई का स्थिति सदिश ई का क्या होगा? तो बिंदु ई का जो स्थिति सदिश होगा वह होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेक्टर डी और वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर डी की बात करेंगे तो हो जाएगा ई के स्थिति सदिश में, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2 में से घटा देंगे डी के स्थिति सदिश को। एलसीएम ले लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी और माइनस का वेक्टर, ये कट जाएगा। यहाँ पे वेक्टर डी सी की बात करेंगे ना, तो डी की बात करेंगे ना, तो वह हो जाएगा 1/2 वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर बी सी की। तो वेक्टर बी सी क्या होगा? वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी। तो देख रहे हैं ना, ये किसके समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये बीसी का हाफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी जो है ना, डी सदिश वह हाफ है वेक्टर बीसी का, हाफ हो रहा है। ये सब इसलिए कह सकते हैं कि डी सदिश जो है ना समांतर है बीसी के, और ये हाफ तो ऊपर देख ही रहे हैं, ऊपर हाफ हो ही गया, हाफ भी हो गया और समांतर भी हो गया। समझ गया ना? समांतर होने के लिए पता है ना कि वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर होगा जब उसका वो के गुना हो, के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। 1/2 यहाँ है तो समांतर नहीं हो जाएगा जी, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है साबित करें कि किसी समलम चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी समांतर भुजाओं के समांतर तथा इसकी लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाइयों के योग की आधी होती है। चलिए हमें इसे साबित करके दिखाना। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज बना लेता हूं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका एक समलम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी। सबका स्थिति सदिश, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, इसका वेक्टर बी, इसका वेक्टर सी और इसका वेक्टर डी कर देते हैं। ठीक है, माना समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के स्थिति सदिश कर देते हैं। शीर्षों के स्थिति सदिश, सॉरी उसका ठीक रहेगा, शीर्षों के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर ओ, वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी है। क्रमशः लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, कह रहा है कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, असमांतर भुजा ये हुआ, इसका मध्य बिंदु एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे कुछ कुछ ले लेते हैं। इसको मैं एक पी ले लेता हूं और इसका क्यू ले लेता हूं। माना बिंदु पी तथा क्यू क्रमशः बीसी तथा एडी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। हमें दिखाना है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी ना पी क्यू, पी क्यू जो है ना, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वेक्टर पी क्यू जो होगा ना, वेक्टर पी क्यू समांतर होगा, समांतर होगा। यहाँ पी क्यू कहिए या क्यूपी भी कह सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे क्यूपी कहना चाहें तो वेक्टर क्यूपी भी कह सकते हैं। समांतर है वेक्टर ए बी के और यह समांतर है डीसी के। ये सब एक दूसरे के समांतर है, ये हमें दिखाना होगा। इन दोनों के समांतर है, ये आपको दिखाना होगा। समझ गया ना बात को, यानी कि पी क्यू, ये क्यूपी जो है ए बी के भी समांतर है, तथा तथा कर देता हूं उसमें, तथा तथा क्यूपी समांतर है तुम्हारे डीसी के भी। ठीक है, सॉरी यहाँ देखो समांतर होगा ना, मैंने समांतर गलती से छोड़ दिया। चलिए तो इसे साबित करके देखते हैं, समांतर भी दिखाना है और इसकी लंबाई जो होगी ना, यानी कि क्यूपी की जो लंबाई होगी ना, ये अन्य दो भुजाओं की ये जो समांतर भुजाएं हैं, अन्य दो समांतर भुजाओं के योग की आधी होगी। लंबाई समांतर भुजाओं के लंबाई के योग की आधी होगी, यानी कि 1/2 होगा ए बी प्लस डी सी का। ठीक है, या तो इसे सदिश के रूप में उसी तरह दर्शा देंगे या हम लोग इस तरह से भी प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं, चलो तो इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा चूंकि यहाँ पे बात करें तो वेक्टर ए बी समांतर होगा ना वेक्टर डीसी के, ए बी डीसी के तो एकदम समांतर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समलम चतुर्भुज की दो ये तो समांतर होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहते हैं तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ए बी वेक्टर बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटाएंगे और डीसी वेक्टर की बात करेंगे तो सी के स्थिति सदिश में से डी का स्थिति सदिश घटा लेंगे, पोजीशन वेक्टर घटा लेंगे। और चूंकि ये एक दूसरे के समांतर है तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि ए बी लेमडा टाइम्स होगा डीसी का, है ना। कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते थे यहाँ, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बी माइनस ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लेमडा टाइम्स हो जाएगा सी माइनस डी के। चलिए चूंकि यहां पर दिया है कि Q तथा P क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना जी। तो जब ये मध्य बिंदु है ये दोनों, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं Q के स्थिति सदिश की, Q का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, स्थिति सदिश क्या होगा इसका, बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा, तो हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर D/2। ठीक है, और अगर मैं बात करूं P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश
तो P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2। अगर मैं QP का मान निकालने के लिए कहूं, QP निकालने के लिए कहूं तो क्या होगा कि P के स्थिति सदिश में से हम लोग Q का स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 में से घटा देंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस का वेक्टर A माइनस का वेक्टर D। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1/2 बाहर लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि B माइनस A जो है ना, B माइनस A है ना, लैम्डा C माइनस D के बराबर है। इसको हटा देंगे, B माइनस A को कर देते हैं लैम्डा C माइनस वेक्टर D, और बच जाएगा प्लस में वेक्टर C माइनस वेक्टर D। ये ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर कॉमन कर लेंगे वेक्टर C में, तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर C और माइनस का वेक्टर D। यही ना हो रहा है, वेक्टर QP का मान यह आ रहा है, वेक्टर QP का मान यहाँ पे से ये आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो चूंकि C माइनस D की बात करें, C माइनस वेक्टर C माइनस वेक्टर D, तो DC के बराबर है। जैसे Q वेक्टर P बराबर 1/2 लैम्डा प्लस 1 इंटू में C वेक्टर C माइनस D DC के बराबर। तो ये आपका एक कॉन्स्टेंट ही ना होगा। यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर QP बराबर में K इंटू में वेक्टर DC। यहाँ लिख देंगे कि जहां K बराबर में है 1/2 लैम्डा प्लस 1, ये कॉन्स्टेंट है। तो देख रहे हैं ना, ये इसके सदिश का K गुना हो गया, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर QP समांतर हो जाएगा वेक्टर DC के। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये C माइनस D को हटाते, तो आपका वहां से आ जाएगा वेक्टर QP समांतर हो जाता है वेक्टर AB के। या ऐसे कह सकते हैं कि जब AB DC के समांतर है तो QP भी AB के समांतर हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह भी हम लोग कह सकते थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब दिखाना है कि जो यह QP है यह दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर अभी निकाला था AB को और DC को, वेक्टर AB और DC निकाला था। क्या था वेक्टर AB B माइनस में A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और DC क्या था आपका वेक्टर C माइनस वेक्टर D। अच्छा QP, अगर मैं QP की बात करूंगा तो ऊपर आया था आपका 1/2, ऊपर क्या आया था, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1/2 ये वाला लिख देते हैं, या फिर निकाल ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, निकाल ही लेते हैं फिर से, ऊपर क्या देखने जाने की जरूरत है। तो हो जाएगा QP की बात करेंगे तो ये कितना था, इसका स्थिति से जाता है वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2, और इसका आया था वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2। चलिए तो इसके स्थिति में से इसको घटा देंगे, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 माइनस का वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2। एलसीएम ले लेंगे या 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर A माइनस का वेक्टर D। ठीक है, वेक्टर QP बराबर में 1/2, यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं B माइनस A को एक साथ लिख देता हूँ, वेक्टर B माइनस वेक्टर A और फिर प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर D। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई QP हो जाएगी बराबर में 1/2, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो B माइनस A के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, या फिर पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, अगले स्टेप में हटाया जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर C माइनस वेक्टर D का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही ना। तो देखिए अब यहाँ पर QP का मैग्नीट्यूड QP ले लेते हैं 1/2, B माइनस A किसके बराबर होगा, वेक्टर AB के बराबर है B माइनस A, तो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा के AB सिर्फ लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा DC। ठीक है, सदिश नहीं रहेगा, बस उस पर सदिश नहीं रहेगा। ठीक है, तो B माइनस A किसके बराबर है, AB के बराबर, देख रहे ना, इसका मैग्नीट्यूड AB के बराबर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड DC के बराबर हो जाएगा। तो यही ना मैं प्रूव करके दिखाया था, दोनों हमने प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर।
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं।